पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, मुझे उम्मीद है कि आप मंशूर पढ़ेंगे। मंशूर माशाल्लाह बड़ी मेहनत से तैयार हुआ है, जिसके लिए मैं मोहतरम इरफान सिद्दीकी साहब को और मरियम औरंगज़ेब को और जिन लोगों ने भी इसमें हिस्सा डाला है, दिल की गहराइयों से मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और बहुत मेहनत के साथ ये मंशूर बनाया गया है, फिर लिखा गया है और प्रिंट किया गया है। इसको आप ज़रूर पढ़ें और हमारा पूरा इरादा है कि अगर हुकूमत में आने का अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया तो इस पे अमल पूरी तरह से करेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं थोड़ा सा मंशूर से हट के कुछ बातें करूँगा, दो चार बातें, ये लंबी तकरीर का इरादा नहीं है मेरा। तो मैं मिसाल दे रहा था कि उससे पहले एक मिसाल ये थी कि 2008 से लेके 2013 तक पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। बड़े हमारे उनके साथ मामलात थे, चार्टर डेमोक्रेसी की बात कर चुका हूँ, जजों की बहाली की बात कर चुका हूँ। वादा करने के बावजूद उन्होंने उसको पूरा नहीं किया, जब तक कि हमें लॉन्ग मार्च करना पड़ा। आपको याद होगा कि लॉन्ग मार्च जैसे ही गुजरांवाला पहुंचा तो बहाली की जो खबर आ गई। शहबाज साहब की गवर्नमेंट जो है ना, वो उस वक्त उन्होंने तोड़ दी थी। यहाँ गवर्नर रूल लगा हुआ था। वहाँ पहुँचा तो जब हमने कहा, उस वक्त एतजाज़ हासन साहब भी मेरे साथ जा रहे थे, तो हमने बामी तौर पे तय किया कि हम लाहौर वापस चलते हैं, क्योंकि जिस मकसद के लिए आए थे वो तो गुजरांवाला पहुँच के पूरा हो गया। जज बहाल हो गए। लोगों ने मुझे कहा जी कि आप लॉन्ग मार्च को लेके जाएं इस्लामाबाद। मैंने कहा क्यों? कि शहबाज साहब की गवर्नमेंट नहीं आपने बहाल करवानी। मैंने कहा वो तो मेरा मकसद नहीं था यहाँ लॉन्ग मार्च का, वो तो अपना एक अलग इशू है, उसके लिए हम अपनी जद्दोजहद करेंगे और लेकिन हम अपना उसके लिए इस्लामाबाद हम नहीं जाएंगे, लॉन्ग मार्च की शक्ल में हम वहाँ नहीं जाएंगे। असूल था, हमने अपने असूल पे हमने अमल किया। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बहुत खिलाफ वर्जियाँ हो रही थी, हमने उसको भी बर्दाश्त किया। एक बहुत नामवर सहाफ़ी हैं कराची से, उन्हें मुझे टेलीविज़न के ऊपर जो है ना वो लाइन पे लिया। मैं उस वक्त ट्रैवल कर रहा था इस्लामाबाद से लाहौर, बारिश हो रही थी, रात का वक्त था। मुझे कहने लगे जी कि आप अब इस हुकूमत के ख़िलाफ़ कब लॉन्ग मार्च करेंगे? इस हुकूमत ने तो पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल कर दिया, तो कब लॉन्ग मार्च करेंगे, कब इसको ख़त्म करेंगे? मैंने कहा मैं अपोजिशन लीडर हूँ, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं इस हुकूमत को ख़त्म करने के लिए लॉन्ग मार्च करूँगा, तो मैं क्यों लॉन्ग मार्च करूँ? मेरे मंशूर में नहीं है इस तरह लॉन्ग मार्च करके हुकूमतों को ख़त्म करना। और आप जानते हैं हमने पूरा मौका दिया, वक्त दिया, हुकूमत ने अपनी मुद्दत मुकम्मल की। जब मुकम्मल की तो मैं गया मोहतरम जरदारी साहब के पास, सदर थे पाकिस्तान के। मैंने कहा आप अभी आपके 6 महीने और हैं, आप हमारे सदर हैं जरदारी साहब, हम इलेक्शन हो गए, हम जीत गए हैं, तो मैं जनाब आप सदर हैं, हम आपकी उसी तरह से इज़्ज़त करेंगे जैसे एक हेड ऑफ द स्टेट की इज़्ज़त की जाती है। हमने एक अच्छी रवायत डाली और फिर आप जानते हैं जी कि हमने उस हुकूमत में मिलकर इमरान खान साहब के धरनों का मुकाबला किया। पार्लियामेंट यकजान होके उसके खिलाफ खड़ी हो गई। अब मुझे बताएं कि ये कहाँ की डेमोक्रेसी और कहाँ की सियासत है? उधर से हुकूमत एक मैंडेट लेके आती है तो उधर से आप उसके खिलाफ धरने शुरू कर दें और आप ये ज़ुबान इस्तेमाल करें कि वज़ीर-ए-आज़म को हम वज़ीर-ए-आज़म हाउस से उस गर्दन में रस्सा डाल के खींच कर लेके आएंगे। और कहाँ लिखा हुआ था कि आप मोहतरम किबला हुजूर तारुल कादरी साहब के साथ आप अपना जो है ना वो करेंगे, जो है वो क्या कहते हैं उसको, इश्तराक करेंगे, गठजोड़ करेंगे, इश्तराक करेंगे और उनके साथ आप अपना जो है वो लॉन्ग मार्च करेंगे। वो कौन है पाकिस्तान की सियासत के? उनके साथ आप गठजोड़ कर रहे हैं और भी अफराद और अनासर बीच में मिले हुए थे। अभी गवर्नमेंट बनती है, इलेक्शन होते हैं,
آپ 35 فنکشنوں کی بات کرتے ہیں. وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے جو کہ بہترین چیف جسٹس تھے, میں دل سے ان کی بہت عزت کرتا ہوں. انہوں نے ناصر الملک, اور انہوں نے یہ فیصلہ سنا کہ کوئی 35 فنکشن والی کام بات نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, سب الیکشن فیئر ہوئے ہیں. اور میں جا رہا ہوں بھائی آپ کے پاس وہاں پہ بنی گالا میں بطور وزیر اعظم, بنی گالا جا رہا ہوں آپ کے ساتھ, آپ کے گھر میں جا رہا ہوں. میں یہ بھی کہہ سکتا کہ میں نہیں آتا, آپ آئیں. میں تو پاکستان کی خاطر گیا تھا ان کے پاس کہ بیٹھیں آپ بات کریں, کیا آپ چاہتے کیا ہیں. کچھ بھی نہیں چاہتے. بعد میں پتہ لگا جی کہ سڑک بنی گالا سے بنا دیں آپ, اسلام آباد سے بنی گالا تک. ہم نے بنا دی سڑک وہ. تو اگر یہی بات تھی تو پہلے کہہ دیتے, اور ہم پہلے کام یہ کر دیتے. اتنا انتظار کروانے کی ہمیں بھی اور خود بھی انتظار کرنے کی کیا ضرورت تھی. تو مجھے بھی بلانے کی کیا ضرورت تھی. یہ کام پہلے ہی ہو سکتا تھا. بہرحال میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ کہاں, یہ ابھی شہباز صاحب کہہ رہے تھے نا کہ عمل کرنا چاہیے. عمل تو دور کی بات ہے بھائی, کچھ لوگوں کے پاس تو منشور ہی نہیں ہے. ان کا منشور یہی ہے کہ اس طرح کے کام کرنے ہیں, دھرنے کرنے ہیں, احتجاج کرنا. ادھر سے چائنیز پریزیڈنٹ آ رہا ہے, ادھر سے دھرنے ہو رہے ہیں. وہ ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ اپنا پروگرام ملتوی کر بیٹھے وہ پاکستان آنے کا. بھائی ابھی ہمارے خلاف یہ سب کچھ ہوا ہے. کل کو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا وہ اگر موقع دیتا ہے, ہم اپنا وہی کریں گے جو ہمارے منشور میں لکھا ہوگا. ہم وہی کریں گے کہ جو ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں ہونا چاہیے, اور ہم وہی کریں گے جو پاکستان کے عوام کی خوشحالی کا ایجنڈا ہے. اگر ہم اپوزیشن میں آتے ہیں, ہم وہ کام کبھی بھی نہیں کریں گے جو انہوں نے کیا, کچھ بھی ہو. یہ ہمارا منشور ہے بھائی. اور منشور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب میرے پاس آئے 2013 میں کے فوراً بعد کہ نواز شریف صاحب, ہم اس وقت KPK میں اپنی گورنمنٹ بنا سکتے ہیں, آپ اور ہم مل کر گورنمنٹ بنا سکتے ہیں اور ہمیں بنانی چاہیے. میں نے کہا مولانا صاحب عددی اعتبار سے ان کے ووٹ زیادہ ہیں, 2-3 ہی زیادہ ہیں, عددی اعتبار سے وہ زیادہ ہیں, لہٰذا ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے کل کو یہ کہا جائے کہ ہم نے ان کی حکومت نہیں بننے دی. انہوں نے میری بات مان لی, ان کی بڑی مہربانی, بہت ان کا شکریہ. لیکن 2018 میں پنجاب کے اندر مکمل طور کے اوپر مسلم لیگ نون نمبر 1 پارٹی تھی, لیڈنگ پارٹی تھی. اور پھر وہاں پہ مرکز میں جس طرح سے جو آپ کو پتہ ہے, میں اس بحث میں اب نہیں جانا چاہتا آج کے دن کہ کس طرح سے RTS بند ہوا اور کیا ہوا. وہ نہ ہوتا تو مرکز میں بھی یقیناً گورنمنٹ پاکستان مسلم لیگ نون کی بنتی. لیکن پنجاب اس کے بعد ہیلی کاپٹر اڑے, انہوں نے جہاز اڑائے, کیا کچھ نہیں کیا. ہمارے بندوں کو پکڑ کے لائے اور پھر مصنوعی ایک اپنا جو بنا کے اکثریت, تو پنجاب نے اپنے دھکے سے اپنی حکومت قائم کر لی. یہ منشور ہمارا نہیں ہے بھائی, یہ کسی اور کا ہو سکتا ہے, ہمارا نہیں. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت ملک بہت زیادہ مسائل میں گھرا ہوا ہے, اور ہم اپنا جو ہے اس ملک کو ان تمام مسائل سے باہر نکالنا چاہتے ہیں. اور یہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ذمہ داری دی تو یقیناً سب سے زیادہ یہ ہم ان چیزوں کی طرف توجہ دیں گے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں جی کہ یہ ہمارے پاکستان کے اندر سب سے بڑا مسئلہ اکانومی کا ہے, اور مہنگائی اس سے ریلیٹڈ ہے. آپ جانتے ہیں کہ میں وزیر اعظم بنا تھا 2013 میں, تو سب سے پہلے چند دنوں میں پنڈی میں آپ پارا مارکیٹ پہ گیا. میں گیا, دکانداروں کے جا کے پوچھا, میں نے کہا یہ سبزی کا کیا بھاؤ ہے. کوئی 10 روپے کلو تھی, کوئی 15 روپے کلو تھی, کوئی 20 روپے کلو تھی. سبزیوں کے یہ ریٹ تھے. اگر مجھے وہ غریب کا, پاکستان کے مزدور طبقہ کا اگر درد نہ ہوتا تو مجھے کیا ضرورت تھی وہاں پہ جانے کی. میں کیوں جا کے ریٹ پوچھتا. اور اس کے بعد اگر مجھے اس بات میں جیسے میں نے ابھی یہ بات کی ہے, مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا جب بلوچستان میں کوئٹہ میں جب
बम धमाका हुआ, कुछ 100-150 लोग शहीद हो गए, जो है वो माएँ, बीवियाँ, बच्चियाँ, बच्चे, हज़ारा जी, बीवियाँ, बच्चे उनकी लाशों से चिमटे हुए थे और रो रहे थे। तो सीन मंज़र देखे नहीं जाते थे। शायद मेरे ख्याल मैंने वो मंज़र या जेल में देखा था या लंदन में मैंने देखा था। मेरे ख्याल मोस्ट प्रॉब्ली मैंने जेल में देखा होगा। तो वो बेचारी लड़की कह रही थी कि मैंने खुद सुना उसको, वो उस जेल में मुझे मिला हुआ था टेलीविज़न जो सिर्फ पीटीवी का था, और पीटीवी का भी वो था वो जो दिखाते हैं, वो जो कल्चरल प्रोग्राम, खबरें सुनाने वाला नहीं, होम, ताकि नवाज शरीफ को ये ना पता लग सके कि मुल्क में क्या हो रहा है। इससे मुझे वो और पीछे जाऊंगा तो वो माशाल्लाह 1999 भी याद आ जाता है, लेकिन मैं अब उसकी बात करना नहीं चाहता। तो मैं अपने ऊपर ज़रा ज़ब्त कर रहा हूँ, सब्र से काम ले रहा हूँ, और मैं उसकी बात अभी इस वक्त नहीं करना चाहता। तो वो मुझे अपना टीवी से पता लगा कि वो किस तरह से वो लड़की कह रही है कि भाई इमरान वज़ीर आज़म आप आ जाएं हमारे पास, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आंखों में आंसू, रो रही है। छोटी बच्ची थी, मेरे ख्याल 8-9 साल की होगी। तो उसको देख के वो रो रही थी, तो हमें देख के रोना आ रहा था। और उसके बाद इमरान खान का स्टेटमेंट आता है कि मुझे ये सब ब्लैकमेलिंग है, मैं किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊँगा। 150 बंदा शहीद हो गया है, उनकी बच्चियां क्या आपको ब्लैकमेल कर रही हैं? छोटी छोटी बच्चियां जिनके घरों में कोई रोटी भी है या नहीं है, वो आपको ब्लैकमेल कर रही हैं। ये दिल जिस सियासतदान के सीने में होगा, उसको पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम की तरक्की से क्या गरज? तो हमने तो भाई ये काम आज से नहीं किया, हम तो 1990 से शुरू हुए हैं। और 1990 से जिस अंदाज में हमने ये काम शुरू किया था, अगर हमें बगैर इंटरप्शन के काम करने दिया जाता, ये आज मुल्क की शक्ल कुछ और होती। ये मुल्क तो दुनिया के अंदर एक बेहतरीन मुकाम हासिल कर चुका होता। दुख मुझे इस बात का कि हम बहुत पीछे रह गए हैं। और आज 2018-13 में लोग मुझे कहते थे कि आप खुश नज़र नहीं आते, वज़ीर आज़म तो आप बन गए हैं। हमें खुश मैं मीडिया पे ये मैंने बातें सुनी हुई हैं कि नवाज शरीफ के चेहरे पे कोई हंसी नहीं आ रही, कोई मुस्कुराहट नहीं है। भाई लोग अगर तंग हैं बिजली से, 18-18 घंटे की लोड शेडिंग है, पाकिस्तान के अंदर हालात, इकोनॉमिक हालात ठीक नहीं है, मुल्क जो है ना वो डिफ़ॉल्ट के दहाने पे खड़ा है, और हम अपना फैटफ ले लें, फैटफ के अंदर हम ग्रे में थे और ब्लैक लिस्ट होने का हमें खदशा था, जिसको कि हम बाद में वाइट पे लेके आए, हम लेके आए अल्लाह के फजल से। तो ऐसे में कौन सा वज़ीर आज़म है जो मुस्कराएगा और हंसेगा? ज़रा मुझे बताएं आप। तो मैं कहता नहीं था, लेकिन समझने वालों को समझना चाहिए था कि मेरी चेहरे पे अगर हंसी नहीं है तो उसकी कोई वजूहात है, मुस्कुराहट नहीं है तो कोई वजूहात है। लेकिन 2017 में मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट, क्योंकि अल्लाह के फजल करम से लोड शेडिंग भी ख़त्म हो गई थी, बिजली भी आ गई थी और सस्ती बिजली आ गई थी, पाकिस्तान के लोगों को रोज़गार मिल रहा था, डॉलर 104 पे था और 4 साल नहीं हिला। मैं अपनी हुकूमत को गिनता हूँ 2013 से लेके 2017 तक, उसके बाद से मेरी हुकूमत नहीं थी। और शहबाज साहब ने आके भी संभाला है। मुझे शहबाज साहब को मालूम है, ये ख्वाजा साद रफ़ीक को मालूम, डार साहब को मालूम है, आसन इकबाल को मालूम है, जितने भी परवेज़ रशीद साहब को मालूम है, ये सब बैठे हुए थे लंदन में। मैंने कहा शहबाज साहब गवर्नमेंट ना लो, और अगर ले लिए तो खत छोड़ दो, बैठे हैं सब। लेकिन ऐसे हालात पैदा हो गए, उनसे अल्टीमेटम दे दिया। मैंने कहा भाई अल्टीमेटम के सामने तो हम सर नहीं झुकाते, मैं तो नहीं झुकाऊंगा, ना आपने झुकाना है। शहबाज साहब की तकरीर तैयार थी, रात को इन्होंने स्टेप डाउन करना था और बिल्कुल तैयार
4 घंटे रह गए थे, अल्टीमेटम आ गया। मैंने खुद कहा इनको अब नहीं छोड़ना आपने, अब रहें आप, मुकाबला करें। तो मुल्क वैसे डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन पे आ गया। तो मैंने कहा कुछ भी हो, अब हम अपना जो है ना वो नहीं करेंगे। अब इसको पहले अल्टीमेटम की कीमत का पता लग जाए, उसके बाद फिर हम अपना अगला काम करेंगे। वो फिर अल्टीमेटम करते करते फिर आपको पता है और बड़े मसाइल आ गए। लेकिन शाबाश शरीफ साहब के ऊपर, इनकी टीम के ऊपर, जिन्होंने बड़ी जान फशानी के साथ पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया और पाकिस्तान को उन हालात में पाकिस्तान को खड़ा किया। लेकिन उसकी प्राइस है जो हमने पे की है, प्राइस। और मैं वो हमारा पॉलिटिकल कैपिटल बर्न किया अपना, हमने अपने हाथों से उसको जलाया। लेकिन मुल्क के लिए, अपने लिए नहीं। हमें पता था ये मसाइल आएंगे, आए हैं मसाइल वो, लेकिन ये मुल्क का मामला था, हमें करना पड़ा और हमने किया। और आइंदा भी खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई ऐसा वक्त आया तो फिर भी करेंगे। ये जेलें वेलें जलावतनियाँ काटने के बावजूद करेंगे, मुल्क के लिए करेंगे, खड़े रहेंगे मुल्क के लिए। मैं बिल्कुल आपको सच कह रहा हूँ, दिल की बात कर रहा हूँ। और फिर देखें आपने इस मुल्क के अंदर बनाया किसने, क्या है? कोई आज पूछे तो सही बाबा, आप पूछें। बड़ी हुकूमतें आई हैं, इसकी भी हुकूमत आई है। मैं तो चलें अभी पिछली हुकूमतों को आप बाद में पूछ लेना। इसको आज पूछें कि तुमने अपने 4 सालों में किया क्या है। एक मंसूबा बता दो यार, एक मंसूबा, उस पर उंगली रखो, ये हमारा मंसूबा है। क्या मंसूबा? आपने महंगाई करके गरीब की कमर तोड़ दी, बिजली आपने महंगी कर दी। मेरे ज़माने में तो कोई महंगाई नहीं थी, जब 2017 में कोई महंगाई नहीं थी। महंगाई बाद में हुई है, इनके 4 सालों में हुई है। ये सबको समझना चाहिए, इस बात को समझना चाहिए। मैं कल किसानों को भी कह रहा था, मैंने कहा मेरे ज़माने में जो 2,500 रुपये थी अपना खाद, ये 1,400 रुपये खाद थी, 2,500 रुपये DAP थी, और ट्रैक्टर 9 लाख रुपए का था, 9 लाख रुपए का। आज 38 लाख रुपए का। पहले तो आप छोटी सुजुकी गाड़ी भी खरीद लेते थे, होंडा भी खरीद लेते थे, ये टोयोटा भी खरीद लेते थे। आज कितने लोग खरीद सकते हैं आज होंडा और ये टोयोटा और दूसरी गाड़ियां? कोई, बड़े कम रह गए हैं। जो मेरे ज़माने में 20-20 लाख रुपए की जो गाड़ियां थी, आज 1-1 करोड़ के करीब पहुंच गई हैं। गरीब आदमी, मैं देख रहा होता हूँ कई बेचारे मोटरसाइकिल पे जा रहे होते हैं, आगे भी एक बच्चा बैठा होता है, बंदा गाड़ी मोटरसाइकिल चला रहा होता है, उसके बाद उसके पीछे उसकी बेगम होती है, बेगम के पीछे 2 बच्चे बैठे होते हैं, बीच में एक आध और भी होता है। भाई लोग कहते हैं ये क्या, कई लोग कहते हैं इन्होंने क्या पूरा खानदान बैठाया हुआ है, क्या जरूरत है इनको ऐसा करने की? भाई मजबूरी भी है, वो बेचारे उन्हें कहीं जाना होता तो रिक्शा महंगा है, टैक्सी महंगी है, दूसरी सवारियां महंगी हैं, तो वो नहीं पे कर सकते। किसी से ज़रूरी जाना पड़ता है तो बच्चों को साथ, छोटे बच्चे तो साथ लेकर जाना पड़ता है, और कोई सवारी नहीं है। आप यकीन करें कि अगर वो दिन रहते तो 1990 से आगे वो दिन रहते, खलल ना आता, 2018-17 वाली वो ये पाकिस्तान के साथ हादसा ना होता, आज उन लोगों के पास मोटरसाइकिल, गाड़ियां होती, रोजगार होता उनके हाथ में, ये बिजली इतनी महंगी ना होती, बल्कि होती ही ना। हमारे ज़माने में तो कोई बिजली की शिकायत नहीं थी, 2017 में कोई शिकायत नहीं थी, लोग खुश थे कि फैक्ट्रियाँ भी चल पड़ी हैं, घरों में भी बिजली आ रही है, चूल्हे भी जल रहे हैं, खाना भी पक रहा है, सब कुछ ठीक है। और हम खुश थे कि हमने कौम की खिदमत की है। तो क्या किया इन्होंने? हमारी मोटरवेज के ऊपर तो सिर्फ कारें नहीं चलती, सिर्फ एयरफोर्स के जहाज उतरते हैं और टेक ऑफ करते हैं।